Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों आज मैं ना एकदम यंग ब्लड लेके आया हूं, एकदम यंग। और ये वीडियो आई थिंक उनके लिए बहुत रेलेवेंट है जो 20, 21, 22 साल के हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में करें क्या। जो कि इंडिया में मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल यूथ। यही तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो शेयर बाज़ार के अंदर में ये जो फौज है ये भर भर के आ गई पिछले कुछ सालों में, राइट। और लगे हुए हैं हम लोग सब कोई के साथ, वो लोग भी लगे हुए हैं कि मार्केट में सक्सीड करें। बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को जानना, उसके बाद साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है मार्केट को जानना, और फिर दोनों का मैरिज, तभी ये लॉन्ग टर्म शादी चलती है। प्रॉब्लम ये है कि अपने आप को बहुत कम लोग जान पाते हैं। आज मुंबई से आए मेरे साथ एक यंग लैड, ऑल्दो है अब 28 साल के, बट उन्होंने जर्नी चालू की शेयर बाज़ार की जब वो 22-23 साल के थे, जो कि टिपिकली सब कोई करना चाहते हैं ना। तो इन्होंने अपना एक कॉर्नर ढूंढ लिया, अपना एज ढूंढ लिया, और उसी में लगे हुए शांति से और शेयर बाज़ार से पैसा बना रहे हैं, राइट। एक्चुअली शेयर बाज़ार से नहीं, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा बना रहे हैं। तो आज के फेस टू फेस के अंदर में ऑल्दो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास में, 5-6 साल का ही एक्सपीरियंस है, जो कि अगर देखा जाए तो कम होता है शेयर बाज़ार के लैंग्वेज में। बट इनके अंदर में जुनून बहुत है, पैशन बहुत है, क्लैरिटी बहुत है। तो मुझे लगा इनके साथ में डेफिनेटली रिकॉर्ड करना चाहिए और एटलीस्ट इंस्पिरेशन के लिए इनको आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इनके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो ये अपना स्ट्रैटेजी भी लेके आए हैं, और जिस एसेट क्लास में ये ट्रेड करते हैं उसके बारे में दिल खोल के बात करेंगे, बिकॉज बहुत लोग उस एसेट क्लास की बात नहीं करते हैं। तो वेलकम करते हैं मुंबई से पृथ्वी को। वेलकम। हेलो सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो प्रॉब्लम। पृथ्वी, पहले तो आप कंफर्टेबल हो जाइए एकदम। मुझे पता है कि आप यंग हैं तो थोड़ा नर्वसनेस होगा, थोड़ा बातचीत में हिचक होगी, बट आप खुल के बात कीजिए। वी आर एज फ्रेंडली एज इट कैन गेट। मैं थोड़ा सा बड़ा लगता हूँ बट हूँ नहीं उतना। दिल तो बच्चा है। तो पृथ्वी, आपकी हिस्ट्री है, आपके दादाजी मार्केट में थे, आपके पिताजी मार्केट में हैं, और आप बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं। जी सर। जो कि बहुत कम लोग करते हैं, और मेरा पहला प्यार जो है वो कमोडिटीज़ ही है। तो इसलिए आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो है जो कमोडिटीज़ में ट्रेड करता है। तो पृथ्वी, इस वीडियो में आपके बारे में सबको जानेंगे, राइट फ्रॉम ग्रेजुएशन डेज। ओके, सो सर, आई डिड माई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई, अ कॉलेज फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। जी। सो 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ। बहुत अच्छे नंबर्स नहीं थे, एवरेज नंबर्स थे, ठीक है। तो कैंपस प्लेसमेंट मेरे को नहीं लगा उस टाइम पे। जी। सो 2017 में ग्रेजुएट होने के बाद मैंने ना एक सेल्स का जॉब स्टार्ट कर दिया था, ताकि घर से बाहर निकलें, एटलीस्ट घर पे नहीं बैठे रहें। तो सेल्स भी वो जो प्रेशर रहता है एक सेल्स करने का कि भाई करना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से मैंने ऑलमोस्ट अगस्त में ज्वाइन किया एंड अक्टूबर में आई वॉज आउट। अच्छा। कि अभी मैं MBA करूँगा। MBA करके मेरे को क्या लगता है ना सर, ये MBA आज के टाइम पे एक रीज़न मिल गया है कि भाई ठीक है 2 साल और हम लोग अपने करियर को डिले कर सकते हैं। उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि MBA एक ऑप्शन रहेगा कि ठीक है 2 साल तक मेरे को कोई कुछ बोलेगा नहीं, एटलीस्ट कि जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ कर नहीं कर रहे। तो मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। वहाँ पे सिम्बायोसिस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया मैंने, बट फेल हो गया। उसके बाद CET दिया, CET में भी अच्छे स्कोर नहीं आया कि मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। सो पापा का बिज़नेस है वहाँ पे, तो पापा के बिज़नेस में जॉइन हो चुका था मैं। वहाँ पे मेरे अंकल भी उसी बिज़नेस में साथ में हैं। तो अराउंड 19 तक मैं पापा के साथ था। तो एक दिन पापा ने बोला कि देख, बिज़नेस में ऑलरेडी लोग हैं, तेरी यहाँ पे नीड है नहीं कुछ खास, तो कुछ और कर। यहाँ पे एक रिसोर्स वेस्ट हो रहा है हमारा, कुछ और करते हैं हम लोग। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो मार्केट का ना, मेरे जो अंकल हैं तो वो मार्केट में ट्रेडिंग किया करते थे। अच्छा। 2006-07 के बुल रन में वो मार्केट पार्टिसिपेंट थे। अच्छा। उन्होंने पैसे बनाए थे मार्केट से, एंड 2008 में क्रैश कर दिया था मार्केट।
एंड वो पीरियड था इंस्टाग्राम पे कोर्सेज बहुत बिक रहे थे। अच्छा, उस समय नहीं नॉट, अच्छा ये अभी के अभी बाद, हाँ। 18-19 के बाद या, कर रहा या, हूँ। या। कोर्सेज बिक रहे थे तो एकदम वही ऐसे थे कि भाई 10,000 रुपये डाल के 10,000 रुपये कमाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी क्या है, तो थोड़ा देखना चालू क्या चीज़ें क्या है, तो मेरे को फाइनेंशियल मार्केट्स ट्राई करते हैं। लाइक दिस इज बैक इन 2019। तो आपके जो अंकल थे जो 2008 में पैसा पूरा खो दिए, वो सब खत्म हो गया, सब लॉस हुआ। जो मार्केट से पैसा आया था वो पैसा उधर डूब गया था मार्केट में। अच्छा, तो उन्होंने फिर उसके बाद वापस ट्राई नहीं किया? नहीं उन्होंने ट्राई नहीं किया। एंड उनको भी थोड़ा मतलब कैसे वो फादरली केयर रहता है ना, वो था कि भाई तू मार्केट में घुस रहा है, मार्केट रिस्की चीज़ है, रिस्की चीज़ है, सेफ नहीं है मार्केट करना, एंड यंग है, टाइम नहीं वेस्ट हो जाता था। उनका मेन कंसर्न ये था। बहुत रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट बात कही। तो क्योंकि अभी सर हो क्या गया है, ऑलरेडी हम लोग ग्रेजुएशन करते करते एज 21-22 क्रॉस कर देते हैं। उसका कब फैमिली स्टार्ट होगी, कब पैसे कमाए जाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो बट ठीक है, मेरे को सपोर्ट बहुत किया सर, मतलब फैमिली की तरफ से एंडलेस सपोर्ट था मेरे को। हर बार जो करना था, मैं 2 साल कुछ नहीं किया, सपोर्टिव थे। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है मैं एक CBOP का कोर्स करता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशंस का कोर्स करता हूँ। उसका भी फीस कुछ 95,000 था। तो दे अग्रीड, ठीक है जाकर वहीं से कहीं पे जॉब लग जाएगा, प्लेसमेंट लग जाएगा। पर वहाँ से भी कोई प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं मिला। तो एक 50,000 का अमाउंट था, वो पे करना था मेरे को उनको। तो वो मैंने पे नहीं किया था क्योंकि प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा था मुझे वहाँ से। तो मैंने अपने पापा को बताया, पापा मैं एक बार मार्केट्स में पैसे लगाना ट्राई करूँ। कि उस टाइम पे यूट्यूब पे मैंने क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी देखी थी। अच्छा, सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर था, 21 और 64 का EMA था। अगर ऊपर साइड क्रॉस किया तो खरीदो, नीचे साइड क्रॉस किया तो बेचो। बहुत सही है। ना कोई स्टॉप लॉस, ना कोई टारगेट, अच्छा, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो लाइक ठीक है, मैंने उससे ट्रेडिंग चालू किया। अराउंड सितंबर में महीने के 4 ट्रेड आते थे उसमें, मतलब फिक्स, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे था वो। अच्छा, ओके। महीने के 4 ट्रेड्स आते थे उसमें। तो ऐसे करके ना एक बार हुआ क्या था, सितंबर में फ्राइडे के दिन पे मैं लॉन्ग था, क्योंकि मेरे सेटअप ने लॉन्ग बताया था मेरे को। उस टाइम मेरे को पता नहीं था इसको सेटअप बोलते हैं, जस्ट स्ट्रैटेजी में मैं लॉन्ग था। एंड सैटरडे को सऊदी अरमाको के ऑयल फील्ड्स पर ड्रोन अटैक हुए थे। कौन से साल की बात है? 2019। अच्छा, सितंबर अक्टूबर की बात है। ड्रोन अटैक्स हुआ था। तो मंडे को क्रूड ऑयल सर्किट पे सर्किट लगे जा रहे थे क्रूड ऑयल को। तो मेरा कैपिटल डबल हो गया, क्योंकि 35,000 नहीं लगते थे उस टाइम पे क्रूड ऑयल का एक लॉट बाय करने के लिए, मेगा लॉट, नॉट मिनी लॉट। तो 35,000, उसमें कुछ 35-40,000 बन गए थे मेरे। एंड उसके बाद आया IRCTC का IPO 4 अक्टूबर। मेरे को ये दिन याद है, 4 अक्टूबर था कि जो मेरे पैसे बने थे ना, वो मैंने सारे पैसे IPO की बिडिंग में लगा दिए थे। मिला एक ही लॉट, एंड आई गेस कुछ 325 का प्राइस था, एंड वो 610 पे लिस्ट हुआ था। एंड उसी दिन पे मैंने कुछ 650 पे रिमेनिंग अमाउंट का भी ले लिया था। तो आई हैड अराउंड 200 शेयर्स ऑफ IRCTC, एंड IRCTC 710, 800 वो चलता जा रहा था। तो 2020 में फिर मतलब फंड मेरा इकट्ठा हो गया था, मेरे थोड़े पैसे बन गए थे मेरे, बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि मुझे मार्केट बहुत अच्छे से आता है, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ मार्केट में। तो मैंने अपना ऑफिस ले लिया रेंट पे। मैं ऑफिस से फिर अपना काम चालू कर दिया था। तो दिस इज़ जहाँ पे मेरी लर्निंग जर्नी स्टार्ट हुई, जब मैं ऑफिस में शिफ्ट हुआ अपने। ओके। तो वो इसके बारे में मेरा पूरा बैकग्राउंड था कि कैसे क्या। बट ये जो क्रूड का ट्रेड है या IRCTC का, ये तो बिगनर्स लक हो गया। बिगनर्स लक था सर, प्योरली बिगनर्स लक, क्योंकि ना कोई रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व था, ना कोई मनी मैनेजमेंट, क्योंकि 35,000 पे अगर मैं मेगा लॉट उठा रहा हूँ तो इसमें रिस्क तो बिल्कुल मैनेज नहीं है। अगर मेरा आज के टाइम पे अगर देखें तो मेरे को बहुत डर लगेगा कि 50,000 का कैपिटल 35,000 मेरे को खरीदने में लग रहा है, कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं था उस टाइम पे। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड बैंक निफ्टी। उसके बाद कोविड का क्रैश आया, कोविड क्रैश आया। बट इस पॉइंट पे ना मैंने कमोडिटीज़ छोड़ दिया था, मतलब क्यों बैठना है रात को 11 तक, 3 बजे फ्री हो जाते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का बहुत चल रहा था उस टाइम पे, तो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया मैंने। सेम जो क्रूड ऑयल का स्ट्रैटेजी था 2164 बैंक निफ्टी में लगा दिया। अच्छा। तो उस टाइम पे विक्स बढ़ते जा रहा था,
तो पैसा बन रहा था थोड़ा बहुत, बट उसके बाद एक पॉइंट पे जब विक्स एग्जॉस्ट हो चुका था तो फिर ऑप्शन बाय करो, मार्केट ऊपर जा भी रहा है तो भी ऑप्शन नहीं बढ़ रहा था। ओके। क्योंकि मेरे को ग्रीक्स का विक्स का रिलेशन का बिल्कुल नॉलेज नहीं था उस टाइम पे क्या है। तो ऐसे करते करते लॉसेस किए मैंने 2020 में ट्रेडिंग में अपनी। पर मैंने 2020 में अपना पोर्टफोलियो बना दिया था अप्रैल में, कुछ अराउंड 2-3 लाख रुपए घुसा के उस टाइम पे स्टॉक्स खरीद लिए थे मैंने कुछ तो भी। तो उसका तो मार्केट बढ़ता गया, पोर्टफोलियो में इंक्रीमेंट आ गया, बट ट्रेडिंग में मैंने पैसा गंवा दिया उसमें। तो ये बुद्धि कहाँ से आई कि पोर्टफोलियो में पैसा डाल देना चाहिए? सब बस सुना था। अच्छा, जब मार्केट गिरे अच्छा तो खरीद लो, जब मार्केट गिरे खरीद लो, इतना सा सिर्फ पता था मेरे को। तो मैंने खरीद लिया था उस टाइम पे। तो उतना कैपिटल आपके पास में था कि आप शेयर भी खरीद पाए? पापा ने दिया था। बहुत फंडिंग पापा ने की है मुझे, हर स्टेप पे मेरे को फंडिंग आई है। क्योंकि जब ऑप्शंस मतलब बढ़ नहीं रहे थे ना, मार्केट बढ़ने के बाद भी, तो मैं बोला ये ऑप्शंस सही चीज़ नहीं है, हम लोग फ्यूचर्स ट्राई करते हैं। तो फ्यूचर्स तो बढ़ेगा ही। तो मैंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग स्टार्ट किया सेम 2164 EM में। बट यहाँ पे मैं कर क्या रहा था ना, मैंने एक चीज़ नोट की थी, मीन रिवर्जन। उस टाइम में मेरे को मीन रिवर्जन तो नहीं पता था क्या है, पर जब बैंक निफ्टी रिवर्ट होकर 64 EM पे सपोर्ट लेता था ना, तब मैं उसको बाय करता था। इसका मतलब 21 अगर 64 के ऊपर है, हाँ, लेकिन वो जब गिर के 64 पे आता था, हाँ, क्योंकि 21 64 के ऊपर है तो आप 64 पे रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। हाँ, मैं 64 पे बाय कर देता था उसको, तो चलने लगी ये चीज़ मतलब चल रही थी। फिर बट मेरे को बैक टेस्टिंग करके कोई कंसेप्ट रहता है, मेरे को उस चीज़ का नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। तो उसके बाद बैक टेस्टिंग के बारे में मेरे को यूट्यूब से ही पता चला कि एक कोई तो वीडियो देखा था कि जिसमें वो जो यूट्यूबर था तो वो 100 बैक टेस्ट करता था हर स्ट्रैटेजी को लेकर, हर इंडिकेटर को लेकर। तो बोला मैं भी ये चीज़ ट्राई करता हूँ। तो मैंने बैक टेस्ट किया, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स थे। आई वॉज वेरी मोटिवेटेड, तो मैं उसमें काम करने लगा। बट उस टाइम पे सेबी की तरफ से आया था कि हम लोग मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं। फिर 4 फेजेस में उन्होंने मार्जिन इंक्रीज करना स्टार्ट किया था। इंट्राडे पर्टिकुलर मार्जिन इंक्रीज हो रहा था। तो अब मेरे पास कैपिटल उतना नहीं था कि मैं बड़े हुए मार्जिन में खेल सकूँ। तो इस टाइम पे पापा स्टेप्ड इन, मेरे को फंडिंग कर दिया था। पर बैक टेस्टिंग और एक्चुअल में बहुत फ़र्क होता है। ये चीज़ मुझे पता चली 2021 में। अच्छा। जब मैं फुल फ्लेज में इसको ट्रेड कर रहा था तो साइकोलॉजी इश्यूज आने लगे कि नहीं अभी ट्रेड नहीं लेता हूँ, मतलब डिसिप्लिन नहीं था मेरे पास इस पॉइंट पे मार्केट में। फिर मैंने ना एक ये ट्रेडिंग के इवेंट्स होते हैं, रेसिडेंशियल इवेंट्स, तो मैंने वो इवेंट अटेंड किया था। तो वहाँ पे मेरी नेटवर्किंग अच्छी हो गई थी कुछ लोगों से, एंड वहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला था। तो वहाँ पे मुझे एक ट्रेडर मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। हम लोग कोड लिख देंगे, आपका बैक टेस्ट, आपको बहुत पुराना डेटा मिल जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में लिमिटेड डेटा आ रहा था। तो फिर मैंने वो उनसे एक कोडर का नंबर लिया, हुआ बातचीत, डील फिक्स हुई, मैंने बैक टेस्ट करवाया उनसे, एंड वो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही थी। मतलब वो मार्केट ऐसा था कि वो चल रहा था स्ट्रैटेजी, बट लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रैटेजी वर्किंग नहीं थी। इंटरेस्टिंग। फिर मैं बोला ठीक है, मैं वो ड्रॉप किया, अभी क्या किया जाए। फिर से मैं कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करने निकला था। स्टॉक्स मुझे प्रॉब्लम आती थी, कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कैसे पता है बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना है, या कमोडिटीज़ में पता है मुझे क्रूड ऑयल, गोल्ड, गैस या सिल्वर, इनमें से कोई ना कोई ट्रेड करना है। बट स्टॉक्स का बहुत बड़ा ये यूनिवर्स है, तो कौन सा पिक करना है वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैं कभी स्टॉक्स में हाथ डाला ही नहीं था उस टाइम पे। फिर आया 2022, आई वॉज बैक टू कमोडिटीज़। ओके। हाँ, अब हुआ रशिया यूक्रेन वॉर। नहीं, उसके पहले क्या हुआ ना सर कि एक यूट्यूबर की मैंने स्ट्रैटेजी देखी RSI के ऊपर। ओके। एंड मुझे वो स्ट्रैटेजी थोड़ी हिट हुई, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को तो थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से उन्होंने बताया था वो स्ट्रैटेजी को। तो मेरे को वो अच्छी लगी स्ट्रैटेजी, मैंने उसको बैक टेस्ट किया। एक चीज़ रियलाइज किया कि इसके लिए चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट वो स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रैटेजी थी। तो मैंने फिर से कमोडिटीज़ को पकड़ा 2022 में, क्योंकि
ये ट्रेंड अच्छे से कर, जब ट्रेंड करते हैं तो बहुत अच्छा ट्रेंड करते हैं ये, बट इनमें एक्यूरेसी 35-40% की है विन रेट, बट जब ट्रेंड करते हो बहुत अच्छा ट्रेंड करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे 2022 में फिर से मैं घुसा कमोडिटीज़ में, आंसर में लकी था, रशिया यूक्रेन वॉर, फिर लकी, आई वाज अगेन लकी, आई मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। एंड इस पॉइंट पे पापा इम्प्रेस हुए थे मेरे से, एंड पापा की कुछ पॉलिसीज़ मैच्योर हो रही थी LIC की, तो वो पॉलिसीज़ मैच्योर हुए तो पापा ने मुझे पॉलिसीज़ की फंडिंग दी थी। ओ माय मेरे पास एक और फंडिंग आया उस टाइम पे। आपको लग रहा है कि आपका लक था वो, बट आपका प्रोसेस जानता था कि ये वॉर होने वाला है, इसलिए आपको राइट साइड ऑफ द ट्रेड में उसने रखा। हाँ। ठीक है, लक हम ऑब्वियसली हमको क्रेडिट देना चाहिए लक को हमेशा, उसमें कोई हार्म नहीं है क्योंकि हम दे ही रहे हैं किसी को, ले नहीं रहे हैं किसी से, बट इवेंचुअली हमारा प्रोसेस शुड बी सो स्ट्रांग कि वो प्रीएम्प्ट कर ले कि कुछ होने वाला है दुनिया में। तो दिस वाज 2022 मार्च में पॉलिसीज़ मैच्योर हुई थी, लगभग अप्रैल तक मेरे पास पैसे आ गए थे। अब मेरे पास कैपिटल बड़ा था, डिसेंट कैपिटल था मेरे पास, तो अब मैं बड़े ट्रेड्स ले पा रहा था उस टाइम पे, बट यहाँ पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट अभी भी वर्किंग नहीं था। रिस्क मैनेजमेंट में मैच्योरिटी मेरे को नहीं आई थी अभी तक। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट सर 3-4 साल के बाद भी लग रहा नहीं। मैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था उस टाइम पे भी। तो अभी कैपिटल बड़ा है, तो मैंने गोल्ड को पकड़ा था सिर्फ कि मैं गोल्ड ही करूँगा, एंड गोल्ड का मैं बड़ी पोजीशन में खेल रहा था गोल्ड के। तो अप्रैल के बाद गोल्ड पूरी तरह फ्लैट, पूरी तरह फ्लैट, मेरा मोमेंटम स्ट्रैटेजी फेल्ड, लॉस, अच्छा खासा पैसा तोड़ा मैंने। फिर वापस कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया कि भाई चीज़ें काम नहीं कर रही है, पैसा टूट चुका था, क्योंकि सर पैसा सिर्फ पापा का नहीं था, पूरी फैमिली का था वो टेक्निकली, एंड पूरी फैमिली का पैसा मेरे पास है आज जो मैनेज कर रहा हूँ मैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा बचा हुआ रहे। तो थोड़ा स्ट्रेस आ गया था। तो उस पॉइंट के बाद आई वॉज लाइक अब क्या, अब फिर से मेरे को कमोडिटीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता चला इन 2023। इन 2022 के अगस्त में मेरे को ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता चला, तो मैं बोला ये तो अच्छी चीज़ है। बैक टेस्ट, बहुत पावरफुल रिपोर्ट्स थे उसके। उस टाइम पे जो वेबसाइट बेस्ड एल्गो बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, मैं उनके थ्रू बैक टेस्ट किया, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, बहुत अच्छे थे। सही है, ये करते हैं 3:30 तक फ्री हो जाएंगे, पूरा दिन बैठना ही नहीं है। तो मैं उस चीज़ में घुस गया। अभी इस पॉइंट तक सर क्या हुआ था, विक्स कूल डाउन हो चुका था, तो अगेन उसमें स्टक हो गया, अगेन उसमें पैसे के लॉसेस किए हैं। फिर यहाँ पे मेरे को पता चला कि रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल कैलकुलेशंस नहीं लगाई थी कि मैं कितना % रिस्क कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो डिसिप्लिन मैंने अपने अंदर डाला कि मेरे को 1% से 3% के रेंज में रहना है इफ़ आई एम टेकिंग अ ट्रेड। तो अभी मैं जिस सेटअप पे काम करता हूँ उसमें हर एक चीज़ फैक्टर इन कर दी है मैंने। मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा मनी मैनेजमेंट, मेरा जो साइकोलॉजी है ट्रेड को होल्ड करने का, वो सब अभी मेरे अंदर आ चुका है। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं सर, लॉसेस बहुत बार देखे हैं, प्रॉफिट को होल्ड करना सीख गया हूँ मैं अभी के टाइम पे। वो डिफरेंस है। हम लोग कई बार कैजुअली बोल देते हैं कि कई लोग अप्रोच भी करते हैं कि मैं पिछले 6 महीने से 30% रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं पूछता हूँ कितने टाइम हो गया मार्केट में? मतलब मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे नाइव लगता है वो स्टेटमेंट कि यार 2 साल से हो, तो उसमें आप कैसे इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आ पा रहे हो कि 2 साल में आप ऐसा सीख गए मार्केट को कि आप 30% 40% रिटर्न जनरेट हो सकता है कर रहे हो, फ्लूक भी हो सकता है, जेन्युइनली भी हो सकता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि इवन आई बिलीव दैट जब तक आप 4-5 साल मार्केट को नहीं देते हो तब तक आपके अंदर में वो ठहराव नहीं आती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप स्केल अप कर पाते हैं अपने काम को। मुझे भी टाइम लगा था, सबके पेस अलग अलग होते हैं,
बट आई एम वेरी ग्लैड आपने फिर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी हाँ, ज्वाइन मैंने किया। आपका TMP ज्वाइन किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में। हाँ, वो क्यों ज्वाइन किया, आपको तो सब पता ही है। नहीं सर, सब पता नहीं था ना, 2023 में अभी तक भटका हुआ था, अच्छा। मेरे को क्लैरिटी नहीं थी। TMP ज्वाइन किया मैंने, सनांदो सर के कमोडिटीज़ के लेक्चर्स देखे थे, शौरदीप सर के मैंने इक्विटी के लेक्चर्स देखे थे, चेतन पंचमिया सर के ऑप्शंस के देखे थे। तो इन सब के बाद भी आपका मैंने RS मॉडल देखा था, तो इन सब के बाद भी आई फाइनली डिसाइडेड कि कमोडिटीज़ है जो मुझे पसंद आता है। मुझे कमोडिटीज़ में रहना है, वैरायटी कम है, लिमिटेड चीज़ें हैं, उनको देखना है। अभी जो सर सेटअप है ना, उसमें ऐसा नहीं कि मेरे को पूरा टाइम स्क्रीन को अटक के रहना है। मतलब मेरे को अलर्ट आएगा, मुझे उस टाइम पे स्क्रीन को देखना है। बहुत सही है, बहुत सही है। वेरी आइडियल थिंग यू हैव डन कि अपना स्ट्रेंथ को और एसेट क्लास का स्ट्रेंथ को आपने मर्ज कर लिया और एक सेटअप क्रिएट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में वही सेटअप पे चर्चा होगा, इनकी सोच क्या है, कैसे इन्होंने बनाया, कैसे ये फॉलो कर रहे हैं, कैसे ये प्रॉफिट बना रहे हैं, सारा चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कमोडिटीज़ में इंटरेस्ट है या ऐसा कहूँ ये जर्नी जो है कि अपना सेटअप क्रिएट कैसे किया जाता है और कैसे किसी भी एसेट क्लास में पैसा बनाया जाता है, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप मेन वीडियो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नोइंग यू, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप और बड़ा करें, स्केल अप करें, और क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट सीख चुके हैं तो शायद मुझे अब ये बोलने की दरकार नहीं है कि आप अपना रिस्क को कंट्रोल रखें। जी सर, मैं सीख गया रिस्क में। चलिए मिलते हैं कल 5 बजे दोस्तों। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, डिफरेंट रहेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, यंगस्टर से बहुत सीखने को मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं कल।